हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है इन वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गेट, IIT JAM, CUET PG and also for CSIR NET. Alongside that, this particular topic is included in BSc third semester, देन MSc सेकेंड सेमेस्टर एंड सो ऑन। सो उनके लिए भी ये जो है टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है बट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। सो वीडियो को कंप्लीट जो है वो ज़रूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपको कोई ओवरऑल इतना आइडिया नहीं है कि ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जो है वो उनको देखकर आ सकते हैं। उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अलॉन्ग विद दैट मैंने एक मिनी वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी है फॉर CSIR नेट एग्ज़ाम। ओके, दैट उसके अंदर जो है मैंने टॉपिक लिया है सेंट्रल डोगमा का। सेंट्रल डोगमा का कंसेप्ट क्या है, तो उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है मैंने वहाँ डिस्कस किया है। आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। अब डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सो डिकोडिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट इन द RNA टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन। RNA के अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है, जो कोडोन के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन रहती है, उसका यूज़ करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करना ही क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। दैट इज़ सपोज हम बचपन से देखते आए हैं, दैट इज़ फ्रॉम 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, दैट इज़ DNA है। DNA से जो है वो mRNA बनता है एंड देन लेटर ऑन mRNA से जो है वो प्रोटीन्स जो है वो बनते हैं। और यही अगर हम बात करें, प्रोटीन जो है वो बेसिकली क्या होती है, सो इसमें अमीनो एसिड्स की जो है वो लॉन्ग जो है चेन जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। एक कम्प्लेक्स अगर डेफिनेशन की हम बात करें फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप ये लिख सकते हैं दैट इज द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट इन द ओपन रीडिंग फ्रेम ऑफ mRNA। ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांसक्रिप्शन की वीडियो में आप इसे डिस्कस कर सकते, जो है वो समझ सकते हैं। ऑफ mRNA इज यूज्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। अब इसकी अगर हम बात करें, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो होते हैं दोनों में ये प्रोसेस होती है। सो प्रोकैरियोट्स की जो खास बात है वो क्या है कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साइमल्टेनियस प्रोसेस होती है, साथ के साथ चलती है। क्यों चलती है? बिकॉज यहाँ पर जो होता है इनके पास एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ओके, और इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो है एक क्लियर बाउंड्री जो है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को डिफ्रेंशिएट करती है। देन यूकैरियोट्स में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन जो है जैसा कि हम जानते हैं न्यूक्लियस में होता है, और ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है, वो साइटोप्लाज्म में होती है। सपोज दिस इज द यूकैरियोटिक सेल, तो ये आपका न्यूक्लियस होगा जहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहाँ mRNA बनेगा एंड देन लेटर ऑन mRNA जो है बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म में, जिसके कारण जो है एज अ रिजल्ट जो है प्रोटीन सिंथेसिस हमें साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है। ये हो गया हमारा ओवरव्यू पार्ट। नेक्स्ट अब हम चलते हैं सबसे पहले द रॉ मटेरियल और द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो लगभग क्या होंगे, वो आपके यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में सिमिलर ही होते हैं। तो उनकी जो है वो डिटेल डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सपोज दिस पर्टिकुलर पार्ट इज द, आपका जो है ये क्या है, आपको सबसे पहला पार्ट जो है, सबसे पहले जो रॉ मटेरियल चाहिए वो क्या चाहिए, आपको एक mRNA चाहिए। mRNA जिसके ऊपर जो है पर्टिकुलर कोडोन्स जो है वो बैठे हैं। कोडोन्स क्या होते हैं, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, वो सब हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी होगी mRNA। सेकेंड जो रिक्वायरमेंट होती है mRNA दैट मैसेंजर RNA। ओके, देन सेकंड जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट के बने हुए होते हैं। ओके, इनका जो रोल है वो हम देखेंगे कि कब जो है वो लार्ज सब यूनिट आके जुड़ती है mRNA पर, कब स्मॉल आके जुड़ती है, क्या जो है इनका रोल रहने वाला है। देन लेटर ऑन हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, दैट इज़ द अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो होते हैं 20 इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स जो मिलके प्रोटीन बनाते हैं, उनका रोल यहाँ पे देखने को मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट आपको tRNA का रोल देखने को मिलेगा। tRNA दैट इज द ट्रांसफर RNA। ओके,
जो है उसमें जो है अब हम बात करेंगे कि बेसिकली अमीनो एसिड्स को लाने का काम, सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं, उनको लाने का काम जो है वो कौन करता है, वो टीआरएनए ही करता है। तो वो जो है किसकी मदद से करता है वो भी हम देखने वाले हैं। सो द लास्ट एंड द फाइनल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, एक एंजाइम इंपॉर्टेंट हो जाता है, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। ये अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम बेसिकली क्या करता है, ये इस टीआरएनए की और अमीनो एसिड की दोस्ती करवाता है कि भाई ये दूर दूर बैठे हैं, अब इन्हें साथ आना है, साथ मिलके काम करना है ताकि जो है प्रोटीन सिंथेसिस हो पाए। तो उनकी जो दोस्ती है वो करवाने में हेल्प कौन करता है, दैट पार्टिकुलर एंजाइम। सो न्यूक्लियोटाइड बेसिस, अब कोडोन्स क्या होते हैं, सो बेसिस प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए, इनको ट्रिपलेट्स की तरह जो है रीड किया जाता है और इन्हें जेनेटिक कोडोन टेबल में एक्सप्लेन किया गया है, जो कि हम फर्दर जो है वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सो हमने एमआरएनए का काम देख लिया, ये मैसेंजर की तरह काम करेगा। टीआरएनए का काम देख लिया, जो अमीनो एसिड को लाने का काम करेगा। और आरआरएनए का काम जो है वो भी हम लेटर ऑन देखेंगे। दैट इज आरआरएनए जो है बेसिकली क्या है, एक राइबोजाइम की तरह एक्ट करता है। दैट इज द इंटरेक्शन करवाता है ये किसके बीच में, इंटरेक्शन बिटवीन कोडोन एंड एंटीकोडोन। एंटीकोडोन क्या होते हैं, कोडोन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट फर्दर ऑन वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो दीज आर द 5 रिक्वायरमेंट्स जो कि हमें चाहिए। अब हम चलते हैं वन बाय वन, एक एक रिक्वायरमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कभी कभी क्या है, क्वेश्चंस जो है वो 5 मार्क्स में और 10 मार्क्स में मशीनरी और जो रॉ मटेरियल्स जो है उनके ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राइबोसोम्स पर। राइबोसोम्स की जब भी बात आती है, हमें पता है, हम सेल बायोलॉजी अगर आपने पढ़ी है तो ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं और इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्रीज भी कहा जाता है, बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस का रोल इनका होता है। 2 सब यूनिट्स के बने हुए होते हैं, लार्ज और स्मॉल, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अलग अलग आपको मिलेंगे देखने को। अब ये कब एसोसिएट होती हैं, मेन चीज़ क्या है, विच ओनली एसोसिएट्स ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, जब इनकी ज़रूरत होगी तभी ये एसोसिएट होंगे। ऐसे नहीं है कि हमेशा एमआरएनए पड़ा है तो हमेशा ये एमआरएनए के साथ ही चिपके रहेंगे, ऐसी कंडीशन नहीं होती। ओके, दैट्स द केस। अब ये किसके बने हुए होते हैं, ये आरएनए और प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। एज अ रिजल्ट इन्हें राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स के नाम से भी जाना जा सकता है। दैट्स इट। अब हमारे आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। प्रोकैरियोट में हमें पता है जो है 70s यूनिट आपको देखने को मिलती है, यूकैरियोट्स में 80s। अब लार्ज सब यूनिट 50s, स्मॉल सब यूनिट 30s। अलोंग विद दैट 50s में भी क्या क्या आता है आपका, 23s आरआरएनए, देन 5s आरआरएनए और अप्रोक्सीमेट 34 प्रोटीन्स इसमें होते हैं। और स्मॉल सब यूनिट की अगर हम बात करें तो 16s आरआरएनए और 21 प्रोटीन्स इसमें होती हैं। इसका रोल जो है 16s आरआरएनए का, ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, तो इसको हम फर्दर ऑन वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, अगर हम यूकैरियोटिक सिस्टम की बात करें, सो लार्ज सब यूनिट 60s एंड द स्मॉल वन दैट इज 40s। 28s आरआरएनए इसमें होगा, 5.8s आरआरएनए होगा और 5s आरआरएनए होगा, जो कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा बनाया जाता है। ओके, आरएनए पॉलीमरेज किस में काम आता है, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करता है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। ओके, और बेसिकली आरएनए, और इसमें 49 प्रोटीन्स जो है वो होती हैं। इसकी केस अगर हम बात करें 18s आरआरएनए होगा और अप्रोक्सीमेट 34 प्रोटीन्स जो है वो इसमें देखने को मिलते हैं। अब हम वन बाय वन जो हमारा रोल है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है उनका देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है 23s आरआरएनए। 23s आरआरएनए क्या है कि भाई ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन ये पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसके पास पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है, तो ये इसका रोल हमें आगे देखना है। देन 16s आरआरएनए की अगर हम बात करें तो ये एमआरएनए की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, मतलब एमआरएनए को पहचानने का काम ये करता है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने का काम करता है। जैसे कि हम जानते हैं 16s आरआरएनए जो है वो आपकी स्मॉल सब यूनिट में प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में। तो बेसिकली क्या होता है कि राइबोसोम्स जो है उन्हें कैसे पता चले कि हमें इसी पर्टिकुलर पॉइंट से जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट करनी है, तो उसके आइडेंटिफिकेशन में जो रोल प्ले करता है वो आपका 16s आरआरएनए करता है। और 28s आरआरएनए क्या है, अगेन ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किसकी बात हो रही है ये अब 28s आरआरएनए जो है आपका वो यूकैरियोट्स की बात हो रही है। अभी हमने जो ऊपर दो देखे हैं वो प्रोकैरियोट्स का केस देखा है। अगेन इसके पास भी क्या होती है,
पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें राइबोसोम की, सो राइबोसोम कुछ ऐसा स्ट्रक्चरली दिखता है, दैट इज ये जो है वो इसकी स्मॉल सब यूनिट है, दैट पार्ट इज द लार्ज सब यूनिट। अब स्मॉल सब यूनिट की अगर हम बात करें, सो इसके पास एक आरएनए एंट्री चैनल होता है कि जहाँ से आरएनए की एंट्री होगी, सेम। एंड एक इसमें आरएनए का एग्जिट चैनल भी होता है जहाँ से आरएनए की एग्जिट होगी, जहाँ से आरएनए बाहर निकलेगा। और इसमें जो है 3 इंपॉर्टेंट साइट्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें एपीई साइट कहा जाता है। इनको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, एपीई, ओके, एप, ओके, जनरली। सो ये जो है एक याद करने का तरीका है। अलोंग विद दैट लार्ज सब यूनिट की अगर हम बात करें, सो लार्ज सब यूनिट में जो क्या है, ये जो साइट है, यहाँ आपका अनचार्ज टीएनए जो है वो मतलब इसका जो है वो पोजीशन होती है। ये जो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस वाली रीजन है, यहाँ जो है वो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है आपकी, जो 28S आरआरएनए है। और एक और साइट यहाँ प्रेजेंट होती है, दैट पर्टिकुलर साइट, इसे फैक्टर बाइंडिंग साइट कहा जाता है। इसका क्या रोल है वो आगे देखने को मिलेगा। सो ए साइट का आप देखो काम, साइट ये जनरली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। ए साइट जो है वो उसे अटैचमेंट साइट कहा जाता है, जहाँ पर चार्ज्ड टीआरएनए आता है। और इसे हम कह सकते हैं कि ये डिलीवरी साइट होती है चार्ज्ड टीआरएनए की। चार्ज्ड और अनचार्ज टीआरएनए क्या होते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। बेसिकली ऐसा टीआरएनए जिसके ऊपर अमीनो एसिड्स अटैच हों, उसे हम चार्ज्ड टीआरएनए कहते हैं। और जो ऐसा टीआरएनए जिसके ऊपर अभी कोई अमीनो एसिड नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम अनचार्ज्ड टीआरएनए कहेंगे। सो ये आगे की बात है। अब नेक्स्ट जो हमारी साइड है, पी साइड, दैट इज द पेप्टाइड एग्जिट ग्रूव। तो यहाँ क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन जब बन जाती है, जब आपका प्रोटीन जो है वो बन जाता है, तो यहाँ से जो है वो इसकी क्या है, एग्जिट पार्ट है, दैट इज द पी साइट। ए साइट हमने देख ली, पी साइट हमने देख ली। लास्ट हमारी आती है द ई साइट। ई साइट बेसिकली क्या है, ई साइट इज द एग्जिट ग्रूव फॉर अनचार्ज्ड टीआरएनए। अनचार्ज्ड टीआरएनए बेसिकली दैट वन, दैट इज क्या होता है कि जब हमारा काम हो चुका है, जब हमारी प्रोटीन सिंथेसिस हो चुकी है, प्रोटीन जो है वो बाहर निकल चुका है, तो अब उस टीआरएनए को भी निकलना होगा, तो वो इस पर्टिकुलर ई साइट से जो है उसका एग्जिट जो है वो देखने को मिलता है। अनचार्ज बेसिकली क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अमीनो एसिड जो है वो प्रेजेंट नहीं है, दैट इज द केस। नेक्स्ट हमारा आ जाता है द अनदर इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, रो मटेरियल है इन केस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज द एमआरएनए और द मैसेंजर आरएनए। अब दो टर्म्स आएंगे, मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक क्या होते हैं हम समझने वाले हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें, सो यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए पाया जाता है, और प्रोकैरियोट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए देखने को मिलता है। अब सिस्ट्रोन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। सो बेसिकली ये हमारा डीएनए है, डीएनए जिसके ऊपर एक स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट होता है, एक प्रोमोटर साइट होती है, एक टर्मिनेटर साइट होती है। ओके, प्रोमोटर पे जो है वो आपका एंजाइम आके बाउंड करता है, टर्मिनेटर पर जो है वो वहाँ से एग्जिट हो जाता है, तो वो पार्ट हो गया। अब एमआरएनए जब बनता है, सो एमआरएनए के ऊपर जो है बेसिकली क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, AGG, AGGU, देन AUG, ओके, देन दिस इज द स्टॉप कोडोन, UAG। ओके, सो इस पर्टिकुलर पार्ट, दैट पर्टिकुलर पार्ट जो है वो क्या होता है, जो कि अप्रोक्सीमेट 50 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है। सारा एमआरएनए कभी भी प्रोटीन में ट्रांसलेट नहीं होता, कुछ फ्रेगमेंट्स जो है उसी के, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है वही जनरली क्या होता है, ट्रांसलेट होता है। सो दैट पर्टिकुलर एरिया, ओके, जो कि ट्रांसलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिससे प्रोटीन बनेगा, उस पर्टिकुलर एरिया को जो है वो ओपन रीडिंग फ्रेम कहा जाता है। और एट लास्ट इससे जो है वो फिर क्या होता है, एक फंक्शनल प्रोटीन जो है उसका फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलता है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सिस्टोन क्या होते हैं, सिस्टोन जो है वो डीएनए के अंदर जो है कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, विच आर रेफर्ड टू एज सिस्टोन, जो कि ओपन रीडिंग फ्रेम के बने हुए होते हैं। ओएरएफ क्या है, एक ऐसा रीजन जहाँ पे एक स्टार्ट कोडोन होता है, एक स्टॉप कोडोन होता है, ये हमने बात ऊपर देखी है। जनरली ये क्या है, कोडिंग रीजन है, इसमें क्या होते हैं, कंटिन्यूअस 50 कोडोन्स का स्ट्रेच आपको देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग द स्टार्ट एंड द स्टॉप कोडोन। तो अब कभी भी ओपन रीडिंग फ्रेम की बात आए तो हमारे दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए कि ये क्या होता है। स्टार्ट कोडोन जनरली हमें पता है AUG, जो आपका मिथ्योनिन अमीनो एसिड के लिए कोड एनकोड करता है। एफ मेट जो हम लिखते हैं जनरली, सो ये क्या है,
उसके लिए जो है वो कोड करेगा। देन स्टॉप कोडॉन की हम बात देख लेते हैं कि यूएए, यूएजी और यूजीए जो आपके स्टॉप कोडॉन जो है जनरली होते हैं। अब बात आ जाती है द कंसेप्ट की, दैट इज़ द पॉलीसिस्टोनिक एंड मोनोसिस्टोनिक क्या होते हैं। पॉलीसिस्टोनिक मतलब क्या होता है, देखो ये जो है क्या है, हमारा एमआरएनए है। किसका एमआरएनए है? प्रोकैरियोट्स का। अब यहाँ पर क्या है, ये आरबीएस दैट इज राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है। तो एक पर्टिकुलर पार्ट ओपन रीडिंग फ्रेम ये है, देन सेकंड ओपन रीडिंग फ्रेम ये है। तो ये दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं, ये सेपरेट सेपरेट प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एज ए रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल ओपन रीडिंग फ्रेम्स जो है वो प्रेजेंट है। एज ए रिजल्ट इसे हम पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए कहेंगे। और मोनोसिस्टोनिक दैट इज इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ओनली अ सिंगल ओपन रीडिंग फ्रेम इज प्रेजेंट, जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं, तो इसलिए इन्हें मोनोसिस्टोनिक कहा जाता है। ये बात हुई। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस आपको देखने को मिलते हैं जिनका नाम आप लेटर ऑन डिटेल में देखेंगे। तो ये जो साइज है दैट इज AGG इन्हें राइबोसोम बाइंडिंग साइट या फिर शाइन डायगोनल सीक्वेंस कहा जाता है। ओके, ये प्रेजेंट होती है। और इसके अपोजिट यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका जो है राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट आके बाइंड हुई हुई है। इसके अंदर हमने देखा था 16S RNA प्रेजेंट होता है, जिसका क्या काम है, जिसको mRNA की जो है आइडेंटिफिकेशन का काम है। तो 16 RNA के ऊपर जो है वो क्या होगा, उसके ऊपर इस शाइन डायगोनल सीक्वेंस का अपोजिट सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, जिसे कि एंटी शाइन डायगोनल सीक्वेंस जो है वो कहा जाता है। तो ये जो है इसका अपोजिट यहाँ पर प्रेजेंट होगा। और शाइन डायगोनल सीक्वेंस को बेसिकली कौन पहचानता है, शाइन डायगोनल सीक्वेंस को राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट प्रोकैरियोट्स में 30S है वो पहचानती है, जिसमें कि एंटी शाइन डायगोनल सीक्वेंस होता है और जिसमें 16S RNA वाली एक्टिविटी जो है वो होती है। अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स में शेल डायगोनल सीक्वेंस के बजाय एक सीक्वेंस पाया जाता है जिसे कि कोजाक सीक्वेंस कहा जाता है। और जैसा कि हमने देखा कि इसके अंदर जो है वो 5 प्राइम कैप लगी हुई होती है बिकॉज ऑफ द आरएनए प्रोसेसिंग। आरएनए प्रोसेसिंग क्या होती है, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग, वो भी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देन ये जो है आपकी स्मॉल सब यूनिट जो है 40S होती है, जो कि बाइंड होती है टू द 5 प्राइम कैप रीजन। अब स्मॉल सब यूनिट यहाँ पर जो है बेसिकली क्या होती है, वो 5 प्राइम कैप वाले रीजन को जो है वो पहचानती है और वहीं पे बाइंड होती है। एंड देन स्कैन्स mRNA फॉर द प्रेजेंस ऑफ कोजाक सीक्वेंस। देन सर्च करती है कि कोजाक सीक्वेंस कहाँ है। एज इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कोजाक स्कैनिंग जो है वो कहते हैं। तो ये एक जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू है। लेटर ऑन हम स्टेप बाय स्टेप सारी जो है डिटेल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा आ जाता है अनदर इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल दैट इज़ द टीआरएनए। और टीआरएनए को हम अडेप्टर मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो किसने दिया था, होले नामक जो साइंटिस्ट है उन्होंने दिया था, जिसे क्लोवर लीफ मॉडल भी नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं ट्रांसफर डीएनए इसे कहा जाता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है वो इसका हमेशा 3D स्ट्रक्चर होता है, ना कि 2D। दैट स्ट्रक्चर इज द 2D स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल जो है वो 3D स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक इन्वर्टेड एल की तरह दिखता है, दैट स्ट्रक्चर। ओके, 35 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनए जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इनकी साइज की अगर हम बात करें तो ये 75 न्यूक्लियोटाइड से लेके 95 न्यूक्लियोटाइड्स तक जो है वो बने हुए होते हैं। ये अगर हम बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, या जो 2D स्ट्रक्चर जो है ये किसका बना हुआ होता है, इसमें एक डाई हाइड्रोक्सी यूरासिल लूप होता है, एक एंटीकोडोन लूप होता है जो कि एमआरएनए के साथ इंटरेक्ट करने का काम करता है, एक टी साइज लूप प्रेजेंट होता है, वेरिएबल लूप प्रेजेंट होता है जो इसकी साइज की एडजस्टमेंट में हेल्प करता है, और ये नॉन फंक्शनल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारा 3D स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है, इन एक्चुअल केस 3D स्ट्रक्चर लुक लाइक दिस। ये आपका एंटीकोडोन लूप होगा, ये टी लूप है, ये वेरिएबल लूप है, DHQ लूप है, और 3 प्राइम एंड पे आपके जो है वो CCA प्रेजेंट होता है, और ये 5 प्राइम एंड जनरली होता है, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3D स्ट्रक्चर है जो कि आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर है। चार्ज और अनचार्ज टीआरएनए की मैंने बात करी थी कि अनचार्ज टीआरएनए जो है जनरली कैसे होते हैं, जिनके ऊपर अमीनो एसिड बाउंड नहीं है। बाउंड अमीनो एसिड कौन करवाएगा, एंजाइम, दैट इज अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। एज ए रिजल्ट ये चार्ज टीआरएनए के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है।
अमीनो एसिड्स की हम बात करते हैं, द फिफ्थ एंड द लास्ट रॉ मटेरियल में 20 डिफरेंट टाइप के जो अमीनो एसिड है वो प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहा जाता है। और अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये होते क्या हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप हो और पेप्टाइड बॉन्ड से अगर वो लिंक्ड है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अमीनो एसिड्स कहते हैं। इनको पेप्टाइड जोन से जोड़ा जाता है ताकि ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो सके। अब प्रोटीन क्या होते हैं, तो प्रोटीन्स आर द हेट्रोपोलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज 20 अमीनो एसिड्स जो है वो क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं। अमीनो एसिड्स और भी बहुत है, लेकिन जनरली क्या होता है कि 20 अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में पार्ट लेते हैं। सो दैट इज द मेन केस यार। ये आपका एक R1 ग्रुप, R2 ग्रुप, वाटर का रिलीज होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है होगा, जनरली आप केमिस्ट्री में देखते आए हैं। सो दैट इज द केस हियर। 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो ये एक चार्ट है जनरली कि एलिफेटिक आर चेन वाले कौन से हैं, ब्रांच्ड आर चेन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कौन से हैं, सल्फर कंटेनिंग कौन से हैं, साइक्लिक कौन से हैं जिनमें कि इम्यूनो रिंग प्रेजेंट हो। ठीक है, ये इनके जो है जनरली स्ट्रक्चर्स हैं। एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो जो है वो मैं इसके ऊपर बना दूंगी, दैट इज़ रिलेटेड टू द शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ अमीनो एसिड्स की कैसे इनके स्ट्रक्चर्स को याद किया जाए, वो हम लेटर पार्ट में देख लेंगे। एसिडिक नेचर इनका होता है। ओके, अमाइड्स जो है एसिडिक के वो इनमें आते हैं। बेसिक अमीनो एसिड्स कौन से हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन से हैं, और रिसेंटली जो है नए 2 अमीनो एसिड्स डिस्कवर हुए हैं, दैट इज सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन, तो वो भी होते हैं। ये जो है नेगेटिवली आर चार्ज जो आर ग्रुप वाले स्ट्रक्चर हैं। देन अमाइड्स जो हैं पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप जो है वो कौन से होंगे, एरोमेटिक आर ग्रुप कौन सा है, ये हो गया। So yeah, this is all about part 1 of the video for the raw machinery of the translation process. Next video में हम amino acyl tRNA synthetase को डिस्कस करने वाले हैं, the last raw material. Then जो है हम इसकी फंक्शनिंग को डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैसे फंक्शन करता है, क्या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी इसके पास होती है, एंड देन लेटर ऑन जेनेटिक कोड को भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।